सीमा पार कर जाता है, तब एक ऐसे व्यक्ति का उद्भव होता है जो व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह का सूत्रपात करता है। यह परिस्थिति ऐसे ही एक महापुरुष के जीवन का नाट्य रूपांतरण है, जिसने कूटनीति एवं राजनीति के गहन प्रयोग से राष्ट्र को बचाया। भारत को सर्वप्रथम एकजुट कर मौर्य राजवंश की स्थापना करने वाले महागुरु चाणक्य की कथा आपके समक्ष प्रस्तुत है। आज का पाठ है विद्या का महत्व। रूप यौवन संपन्ना विशाल गुण संभवाः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव शुभा। अर्थात रूप और यौवन से संपन्न विशाल गुण में उत्पन्न होकर विद्या मनुष्य सुगंधहीन फूल के समान होता है। आज का पाठ यही समाप्त। भारतवर्ष का सबसे वैभवशाली राज्य मगध धनानंद नाम के दुराचारी राजा के अधीन है। राजकोष का अधिकांश धन भोग विलास में नष्ट किया जा रहा है। जनता त्रस्त है, पर जब राजा की प्रजा पर ध्यान न दे कि यह दशा तो होगी। जब मेरे पिता आचार्य जनक और महामंत्री शक्तार ने इसका विरोध किया तो उन्हें कारावास में डाल दिया गया। विलासिता और मद में चूर धनानंद से मुझे प्रतिशोध लेना है। मगध की प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्त कराना आवश्यक है। परंतु इस समय समूचे भारतवर्ष पर उससे बड़ा संकट आ पड़ा। राष्ट्र के प्रति मेरा उत्तरदायित्व मेरे अपने स्वार्थ से ऊपर है। इसीलिए मुझे धनानंद के पास जाकर उसे विदेशी आक्रमण की गंभीरता से अवगत करना होगा। प्राचीन भारतवर्ष का सबसे समृद्ध राज्य हुआ करता था, पर राजा धनानंद के कुशासन से मगध की प्रजा दयनीय हो गई। सत्ता के मद में उसने अपने राजनिष्ठ एवं अनुभवी महामंत्री शक्तार और सेनापति मौर्य को भी बंदी गृह में डाल दिया था। उसी काल में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण एवं शक्तार के मित्र आचार्य जनक मगध में निवास करते थे। उन्होंने जब अनाचार्य नंद का विरोध किया तो उसने क्रोध में आकर उन्हें भी राज्य से निर्वासित कर दिया। उन्हीं का पुत्र चाणक्य तख्त जिला से अपनी शिक्षा पूरी करके मगध लौट रहा है, ताकि वो मगध नरेश को विश्व विजय पंडित के महायोद्धा अलग क्षेत्र के खतरे की चेतावनी दे सके। महाराज, मेरे पिता की मृत्यु हो गई। उनकी चिता की लकड़ी के लिए मेरे पास धन नहीं है। कृपा करके मुझे लकड़ी की कर से मुक्त किया जाए महाराज। आचार्य को डर है कि अगर यही प्रश्न आपके सम्मुख रख दिया जाए तो क्या उत्तर देंगे आप?
कदाचित भूल चुके हैं कि कौन है आप महाराज। बड़े खेल की बात है। अब मगध नरेश के महल में कोई भी नरेश हमारे राज में व्यवधान डाल सकता है। हमें अपनी कक्षा का छात्र समझ यहाँ तक कह सकता है कि हम ही नहीं जानते कि हम कौन हैं। महाराज अलक्षित ब्राह्मण तक्षशिला का शिक्षक है। हम भी तो देखें कौन कौन सी शिक्षा लाया। आपसे प्रार्थना करने आया हूं महाराज। तक्षशिला की ओर अलक्षेंद्र नामक एक यवन योद्धा मिस्र व फारस के साम्राज्य को उखाड़ कर बढ़ रहा है और मेरे गुप्तचरों से मुझे सूचना मिली है कि शीघ्र ही भारत पर आक्रमण होगा। बस इसीलिए तुमने मेरे प्रतिहारियों व सज्जनों को कष्ट दिया। भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं महाराज और मगध भी उनकी सुरक्षा कर सकता है। इसीलिए मगध भारत की सीमा रक्षा का उत्तरदायित्व ले। को आज्ञा देने लगे। याचना करने आया हूं महाराज। रक्षावती लोगों के जीवन की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए मैं आपसे सैनिक सहायता की भिक्षा मांगता हूं। अरे सीमा की रक्षा सीमा रक्षक किया करते हैं, सम्राट नहीं। द्वारपाल से ही किया होता। सीमाएं सुरक्षित रही तो सम्राट सुरक्षित रहेंगे। सम्राट को चुनौती दे रहे हो और अलक्षेंद्र पूरे भारत को चुनौती दे रहा है सम्राट। और जब वो मगध को चुनौती देगा मगध उसका प्रत्युत्तर दे देगा। मगध के सौंप होने का गर्व है तुम्हें, पर संपूर्ण भारत के सीमा रक्षक होने का गर्व करना नहीं चाहते। मगध सम्राट भारत की मिट्टी चंदन है, इसे अपने माथे पर लगाओगे तो हर भारतीय तुम्हें अपने हृदय का सम्राट बनाएगा। भारत की सीमाएं तुम्हें पुकार रही है सनातन। देख रहा हूं धरा के बेटों से उनकी धरती छीनी जा रही है और मगध चुप है। अरे कौन करेगा उनके घरों की रक्षा? कौन करेगा उनके घरों की रक्षा? अच्छा तो तू मुझे शासन सिखाएगा? तेरी गरिमा तेरी शिखा में बसती है ना। ये सुबह की शिखा का बाल बैठो। एक दिन तेरी शिखा तेरे खुद का काम बनेगी धनाधन। मैं आर्य विष्णुगुप्त चाणक्य चाणक्य मगध की प्रजा के सुख के हित, भारतवर्ष की स्वायत्ता के हित, इस सनातन धर्म के हित का प्रतिज्ञा करता हूं कि तुच्छ से दुष्टों को मगध के राज सिंहासन से पदच्युत कर दूंगा और जब तक क्या प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं करता एक पात्र से भी भिक्षा ग्रहण नहीं करूंगा। संध्या काल के बाद जल का त्याग करूंगा। अपने शीश को देह में चिन्ह मानकर इस शिखा का बंधन नहीं करूंगा। आचार्य चाणक्य प्रतिशोध की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। राष्ट्र पर विदेशी आक्रमण और आंतरिक द्वेष का दोहरा संकट आ गया। इससे निपटने के लिए आचार्य खुद शस्त्र नहीं उठा सकते, इसलिए उन्हें एक सुपात्र की आवश्यकता है जो राज्य की सेना का नेतृत्व कर सके। देखो, मैं राजा बनता हूँ, तुम मेरे मंत्री होंगे और तुम इसे बंदी बनाकर कहाँ से लाए? नहीं चाहते, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। तुम अगली बार बजाओ। अच्छा, जाओ जाओ जल्दी जाओ। अरे वहाँ दूर नहीं, मेरे निकट बैठो। आओ। महाराज की जय हो। इसका अपराध क्या है? इस दुष्ट ने मगध
मास के लिए कारावास में डाल दिया जाए। परंतु राजन, यह मगध का नहीं अपितु मानव जनपद का नागरिक है, अतः इसे और कठोर दंड दिया गया है। मंत्रीगण, अपनी मर्यादा भंग मत करो। मेरे राज्य में कोई मगध, कोई मानव, कोई विच्ची, कोई पंचाल नहीं, कोई गुरु, कोई लिच्चा भी नहीं। मेरे साम्राज्य में जनपदों की सीमाएं मनुष्य को बांट नहीं सकती। धर्म की व्यवस्था मानव को काट नहीं सकती। मेरी दृष्टि में सभी एक हैं, सभी भारतीय हैं। याद रहे, भविष्य में पुनः अलगाव की प्रवृत्ति को पोषण करने वाली बातें न्यायालय में न उठाई जाए। आज की सभा यही विसर्जित होती है। सम्राट की जय हो। राजन, अलगाव की भावना तो भिन्न भिन्न जनपदों के नागरिकों के मानस में बहुत गहरी बैठी हुई है। उसे कैसे हटाया जा सकता है? जनपदों की सीमा रेखा मिटा है। परंतु सीमा रेखा तो मानव ही खींचता है। अलगाव की भावना को मनुष्य के मस्तिष्क से उखाड़ कर फेंकना होगा, और वह कैसे संभव है? अभी तो मैं अज्ञानी हूं। पर विनय, क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रगुप्त मौर्य। और तुम्हारे आचार्य का क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? मेरा कोई आचार्य नहीं देव। क्यों? सभी कहते हैं मैं हीन कुल का हूं। मैं गाय बकरियां चराता हूं ना। मैं पढ़ना चाहता था, पर सबने मुझे दुत्कार दिया। किसी ने अपने द्वार पर खड़ा तक रहने नहीं दिया। मैंने उनसे बहुत कहा कि मैं दूर द्वार पर बैठकर ही पाठों को सुनूंगा, पर हर जगह मुझे अपमान ही मिला। मैं इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा एकलव्य। चंद्रगुप्त, तू अपने साथ बहुत सारी संभावनाएं लाया है। मैं उन संभावनाओं को नष्ट नहीं होने दूंगा। आज से मैं तेरा आचार्य हूं। गुरुदेव, यशस्वी भव। मनसा चिंतितं कार्यं वाचनयं प्रकाशयेत् मंत्रेण रक्षेत् गूढ़ं कार्यं चापयेत्। अर्थात मन से सोचे हुए कार्य को कभी वचन से व्यक्त नहीं करना चाहिए। मंत्र के समान गुप्त रखकर उसकी रक्षा करनी चाहिए, और गुप्त रखकर ही उस कार्य को पूर्ण भी करना चाहिए। तभी तुम्हारा कार्य पूरी तरह सफल हो सकता है। यदि तुम मुझे गुरु दक्षिणा में कुछ देना ही चाहते हो तो तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी।
आने वाले संकट से इस राष्ट्र की रक्षा करनी होगी। आपकी क्या आज्ञा है आचार्य? हमें भारत के सीमा प्रांत प्रदेश गांधार और कैकई के बीच संधि करानी है, अन्यथा यवनों के आक्रमण से भारत की भूमि रक्त रंजित हो जाएगी। तत्पश्चात लिखेंगे हम भारत का भाग्य। मैं आपके उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध हूं आचार्य। भारत को क्षेत्र के खतरे से बचाने के लिए उत्तर भारत के दोनों सीमा प्रांत प्रदेश गांधार और कैकई को संधि करने के लिए बनाने के लिए आचार्य ने दोनों राजाओं से भेंट की। स्वागत है आचार्य। कहो कैसे आना हो? महाराज, आपको भावी सैन्य दल के साथ मगध जाना होगा। हास तो नहीं कर रहे हो? यह अवसर हास करने का नहीं है पर्वतेश। आने वाले संकट को मैं स्पष्ट देख सकता हूँ, इसीलिए सहायता के लिए आपके पास आया। क्या बात है महाराज? दूर यवन देश से अलक्षेंद्र नामक एक योद्धा अपने विशाल सैन्य बल के साथ भारत की ओर बढ़ रहा है। अलक्षेंद्र ने तक्षशिला की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया है। योद्धा हाथ बढ़ाते नहीं, अभी तो हाथ उठाते हैं हम। बिना मृत्यु का आह्वान किए जब कोई योद्धा मित्रता का हाथ बढ़ाता है तो वह केवल एक राजनैतिक समझौता होता है और कुछ नहीं। तो गुरुकुल की राजनीति से अलिप्त रह रहा चाहिए। यदि प्रश्न संपूर्ण राष्ट्र का हो तब गुरुकुल उससे कैसे लिप्त रह सकता है? कुमार, तो क्या मैं यह समझूं कि मेरे निर्णय के विरुद्ध गुरुकुल विद्रोह का सूत्रपात करेगा? अपनी राष्ट्रीय स्थिरता एवं स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे प्रयासों को यदि विद्रोह कहा जाता है तो मेरा उनसे मतभेद है। मुझे आपके मतभेदों की कोई परवाह नहीं है आचार्य, परंतु मुझे अपने राष्ट्र की परवाह है। इसीलिए आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि आतताई और विध्वंसकारी अलक्षेंद्र का साथ कतई न दे। अलक्षेंद्र आतताई नहीं है, वह तो विश्व विजय पर निकला एक महान योद्धा है। अलक्षेंद्र की विजय गाथा मैंने अपने मंत्रियों से सुनी। जिसे आप अलक्षेंद्र की विजय गाथा समझते हैं महाराज, इसमें से भारत के भीषण भविष्य की प्रतिध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। मैं समझा नहीं आचार्य। हम भी ने अलक्षेंद्र के साथ संधि करनी है पर्वतेश्वर, और संपूर्ण राष्ट्र के सभी सीमा प्रांत प्रदेशों को अलक्षेंद्र द्वारा आत्मसमर्पण का निमंत्रण भी भेजा जा चुका है। अर्थात अलक्षेंद्र भारत पर आक्रमण करेगा और संपूर्ण भारत को सुगमता पूर्वक पदाक्रांत करने हेतु अम्बी जैसे देशद्रोही उसका मार्ग निष्कंटक कर रहे हैं। आप मेरा और देवपुत्र अलक्षेंद्र का अपमान कर रहे हैं आचार्य। अपने मान सम्मान के प्रति आप राष्ट्र का अपमान करने जा रहे हैं। पाश्चात्य जगत ने विश्व को केवल एक ही देवपुत्र दिया है, परंतु भारत वो धरती है जिसने करोड़ों देवपुत्रों को जन्म दिया है। यह वो धरा है जहां मनुष्य को भी ईश्वर बनने का अवसर दिया जाता है। हम देवों के ही तो बच्चे हैं कुमार, अतः आतताइयों की पार्श्विक क्रिया से इस भूमि को कलंकित मत होने दो और शीघ्र इस संधि को रोको। तक्षशिला मेरी भूमि है और इसके संबंध में निर्णय लेने के लिए मैं किसी के भी आदेश से बाध्य नहीं हूं। तक्षशिला की पग पग भूमि भारत की धरती है और इस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार कभी नहीं हो सकता। मुझे आपके व गुरुकुल के परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है। कैकई पर आक्रमण अवश्य होगा। कैकई अम्बी के इस षड्यंत्र का उत्तर अवश्य देगा। प्रश्न सिर्फ कैकई की सुरक्षा का नहीं है पर्वतेश्वर, अभी तो प्रश्न हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत सहस्त्र योजन विस्तीर्ण भारत भूमि का। यदि जनपदों के शासक स्वामी होने के गर्व में झूठ रहे तो वह दिन दूर नहीं जब विदेशी आक्रमणकारी उनको नष्ट कर अपना प्रभुत्व स्थापित करेंगे। आपकी योजना में कैकई की क्या भूमिका होगी आचार्य? तुम्हें मेरे प्रयासों में साथ देना है पर्वतेश्वर। हमें संपूर्ण भारत को एक सूत्र में एकत्र कर
अलक्षेत्र की चुनौती को स्वीकार करना है और इसके लिए हमें मगध की विशाल सेना की आवश्यकता है। परंतु मुझे इस समय यवनों से युद्ध करना होगा आचार्य। मैं अपना एक भी सैनिक मगध नहीं भेज सकता। पर्वतराज, तुम समझ क्यों नहीं पा रहे? विलासी नंद को पराजित करने के लिए केवल एक मुट्ठी सैनिक ही चाहिए और फिर उसके बाद 1 लाख से अधिक सैन्य बल वाली विशाल मगध सेना तुम्हारी पताका के नीचे युद्ध करेगी। हमें नंद का सामर्थ्य चाहिए। मगध का सैन्य बल हमारी योजना का केंद्रीय बल हो सकता है। परंतु इस मगध विद्रोह का नेतृत्व कौन करेगा? मगध के पूर्व सेनापति मौर्य का पुत्र चंद्रगुप्त। क्या? तो क्या हमें एक वृषण को राष्ट्रपति देंगे? तुम भूल रहे हो पर्वतेश्वर, आर्य आचरण का लोप होने पर ही यह लोग वृषण बने, अन्यथा वास्तव में तो यह क्षत्रिय ही है। अच्छी कल्पना कर लेते हैं हम। मेरी सेना मगध के लिए उपलब्ध नहीं हो सकती। ठीक है, यदि तुम आर्यवर्त को पदाक्रांत करना ही चाहते हो तो करो, परंतु इतना स्मरण रखना कि तुमने अपनी पराजय का मार्ग खुद प्रशस्त किया है और चैन में भूल भी तुम्हारी है। अरे चाणक्य, कैकेयी को अपनी रक्षा के लिए आपके परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है। मैसेडोनिया का राजा अलेक्जेंडर यानी कि अलक्षेत्र विश्व विजय के अभियान पर निकला। आर्य और फारस को विजय कर उसकी विशाल सेना भारतवर्ष की सीमा पर आ गई। गांधार नरेश अभी ने अलक्षेत्र से संधि कर विदेशी प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर कैकेयी पर हमला बोल दिया और चाणक्य के परामर्श को न मानने वाले पर्वतेश्वर को अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा। भारत पर हुए इस आक्रमण से छोटे छोटे राज्य जैसे कट, मुद्रक, मालव और शूद्र भयभीत हैं और खुद को यवनों से सुरक्षित करने की मंत्रणा में वे सभी एक सभा में एकत्रित हैं। वहीं मगध में धनानंद के कुशासन के कारण गृहयुद्ध छिड़ गया है और राज्य भूमि कगार पर। मैं जानता हूं कि गणराज्यों में साम्राज्यवादी नीतियों का कोई स्थान नहीं। आपकी शासन प्रणाली विशिष्ट है, आपका शौर्य भी विशिष्ट है। आप शक्तिशाली हैं, परंतु आक्रांता गणराज्यों या साम्राज्यों में भेद नहीं देखेंगे। संपूर्ण बाकी प्रदेश छोटे छोटे गणराज्यों से भरा पड़ा और प्रत्येक गणराज्य स्वतंत्र है। प्रत्येक गणराज्य शक्तिशाली है और शक्ति विभाजित है। सामर्थ्य है पर बिखरा पड़ा। मिस्र व फारस का साम्राज्य भी अलक्षेत्र की दुर्भाग्य में जलकर भस्म हो गया। परंतु गणराज्यों या साम्राज्यों की सुरक्षा से पहले आज प्रश्न राष्ट्र की सुरक्षा का है। उस राष्ट्र की जिसका हम सभी अविभाज्य अंग हैं। परंतु पराये गणराज्यों की राजनीति से हमारा क्या संबंध है आचार्य? अगर आपके मस्तक पर कुछ आघात करे तो क्या आपके हाथ नहीं उठेंगे? क्या आपके मस्तक की सुरक्षा के लिए आपके चरण गतिमान नहीं होंगे? क्या आपकी बुद्धि आपकी रक्षा का प्रयास नहीं करेगी? अब कट, मुद्रक, शूद्रक व मालव को साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर अलक्षेत्र की चुनौती को स्वीकार करना। आचार्य विष्णुगुप्त के विचारों से मैं पूरी तरह सहमत हूं। कैकेयी व अन्य गणराज्यों की दुर्दशा देख यदि अब भी गणराज्यों ने उनकी पराजय से बोध नहीं लिया, ये उनका दुर्भाग्य हो। अतः मालव और शूद्रक राज्यों के गणमुख्य गंभीरता पूर्वक इस समस्या पर विचार करें और अपने मतभेदों को भूल सम्मिलित रूप से आने वाले संकट का सामना करने के लिए तैयार हो। इसी में भारत का हित है। मैं शूद्र गणमुख्य मालव साम्राज्य की सहायता के लिए तैयार हूं। मालव गणराज्य शूद्र को सिर्फ भीख नहीं मांग रहा कि आप उससे सहायता देने की अनुकंपा करेंगे। शूद्र गणराज्य द्वारा मालव गणराज्य को नीचा दिखाने का प्रयास कतई सहा नहीं जा सकता। गणमुख्य, अगर मालव गणराज्य को अपने सामर्थ्य पर इतना ही अहंकार है तो फिर सम्मिलित प्रयासों की आवश्यकता ही क्या है? हमें सामर्थ्य है। यदि विश्वास हो तो
मालू को ललकार के तो देखे, हमाम की सीमा पर आकर के आपको चुनौती देंगे। कृपया सब शांत हो जाइए। अब यहाँ बहने का कोई कारण नहीं है। हम यहाँ अपमानित होने नहीं आए मानव के मुख। शूद्रक अपनी सीमाओं पर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। अपने अपने मान की सभी को चिंता है। यहाँ हमारी जननी, हमारी मातृभूमि अपमानित हो रही है, क्या उसकी किसी को चिंता है? पर मुख्य अलक्षेत्र से अपने राष्ट्र की रक्षा कर पाओ तो भविष्य में अपने अपने मान के लिए लड़ लेना। यदि हम अपने राष्ट्र की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यदि आज एक राष्ट्र के रूप में अपने अपना परिचय नहीं दिया तो हमारी स्वतंत्रता को अभेद रख पाना असंभव है। आवश्यकता है तो हमें एक छत्र के नीचे एकत्र होने की, ताकि हर राष्ट्र सक्षम, शक्तिशाली व गौरवशाली हो। मैं क्षमा चाहूंगा आचार्य। सभी सभासदों को मेरा प्रणाम। युद्ध में हमारी योजना के अनुसार हमारे 3/4 सैनिक अलक्षेत्र पर सामने से आक्रमण करेंगे और शेष 1/4 सैनिक पीछे से घेरेंगे। हमारा परस्पर सहयोग ही हमें इस युद्ध में विजय बनाएगा। मालव गणराज्य इस योजना से सहमत है। शूद्रक भी साथ लड़ने के लिए तैयार है। और अलक्षेत्र की विशाल सेना से लड़ने को तैयार। सेनाध्यक्षों एवं सैनिकों, सभी जनपदों के नरेश एवं आचार्य चाणक्य ने जिस विश्वास के साथ मुझे अपनी सेना का नेतृत्व सौंपा था, मुझे आशा है कि मैं उस पर खरा उतरूंगा। घमंड व मद में चूर अलक्षेत्र समझ बैठा था कि आसानी से भारत भूमि को विजीत कर देगा। विश्व विजय के अभियान को निकले अलक्षेत्र को हम भारत पुत्रों ने मिलकर भारत भूमि के असमित परिमाण का मोह करा ही किया। हमारी एकता एवं भारतवर्ष की संप्रभुता पर हमारा अटूट विश्वास ही हमें इस युद्ध में विजय बना पाया है। हमारे सम्मिलित प्रयास बड़ी से बड़ी सीमा को क्षण भर में धराशायी कर सकते हैं। परंतु यह समय युद्ध के उत्सव मनाने का नहीं है। भगत में दानव नंद ने जाना जीवन कठोर कर रखा है। आचार्य चाणक्य की योजना के अनुसार मगध की प्रजा को मुक्त कराने के लिए हम मगध की ओर कूच करेंगे। आशीर्वाद दे आचार्य। विजयी भव। महाराज, चंद्रगुप्त एवं अन्य जनपदों की सेनाओं ने मगध को चारों तरफ से घेर लिया है। तुम्हें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। अपनी जिह्वा को वश में रखो सेनाध्यक्ष। मगध नरेश है, तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ हमारी सभा में समर्पण की बात करने का? मैं उस
चाणक्य को आप मूर्ख कह रहे हैं, उसी चाणक्य ने विश्व विजय पर निकले अलगशेष को पराजित किया है। हमारे सैनिक अभ्यास और समुचित आहार के अभाव में उनके सम्मुख 2 दिवस भी नहीं टिक पाएंगे। अरे चुप करो मंत्री, तनिक अपने राज्य के हित में सोचो। महाराज, यहाँ प्रश्न अपना जीवन बचाने का है, न कि एक नष्ट हो चुके राज्य के लिए व्यर्थ का प्रारंभ पाने का। हम आपका साथ नहीं दे सकते। चलो सेनाध्यक्ष। इस दुष्ट के लिए बहुत ही तुच्छ दंड है। इसका निर्णय विधि ही करेगी।